फिलीपींस के घने जंगलों से गुजरते कुछ कदम अचानक ठिठक कर रुक गए हैं। यह हथियारबंद विद्रोहियों का एक दल है जिन्हें हुक्स कहा जाता है। हुक्स को बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जापान से लड़ने का मकसद उनका था, लेकिन अब वो अपने देश की सरकार से ही लड़ रहे हैं। बीच जंगल में टोली को एहसास हुआ कि टोली में सबसे पीछे चल रहा साथी गायब हो गया। कंधे से बंदूक उतारकर सभी लोग चौकन्ने हो गए। ये दुश्मन का काम भी हो सकता था, लेकिन वो लोग दुश्मन से नहीं डरते थे। उन्हें डर लगता था बस एक नाम से, आसवांग। इस डर के बावजूद वो अपने दोस्त को खोजने निकले। कुछ दूर जंगल में उन्हें वो नज़ारा दिखाई दिया जिसने उनके होश फाख्ता कर दिए। उस रोज़ उनका साथी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और उसके गले में दांत के बने 2 निशानों से खून रिस रहा था। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी उस घटना की जब तथाकथित वैम्पायर ने एक देश में तख्ता पलट होने से बचाया। कहानी की शुरुआत होती है फिलीपींस से। 7000 द्वीपों से मिलकर बना ये देश कभी स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था, जैसे हम ब्रिटेन की थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने फिलीपींस पर कब्जा किया। युद्ध खत्म होने के बाद फिलीपींस को आज़ादी मिली और साल 1953 में देश के नए राष्ट्रपति बने रमन मैग्सेसे। ये वही हैं जिनके नाम पर हर साल एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। एशियाज़ नोबेल भी कहते हैं। किरण बेदी, बेजवाड़ा विल्सन, अरविंद केजरीवाल इत्यादि कई भारतीय पुरस्कार जीत चुके हैं। मैग्सेसे फिलीपींस के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। उनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। किस्सा है कि एक बार उन्हें प्लेन से कहीं जाना था। उन्हें फिलीपींस एयरफोर्स का प्लेन यात्रा के लिए ऑफर किया गया। मैग्सेसे सफ़र के लिए तैयार हो गए, लेकिन अंत में उड़ान का खर्चा अपनी ही जेब से दिया उन्होंने। ऐसे उन्होंने फिलीपींस की संसद के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे। इन सब कारनामों के चलते फिलीपींस में उन्हें डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। हालांकि मैग्सेसे को सभी लोग पसंद करते हों, ऐसा नहीं था। हुक्स नाम का एक कम्युनिस्ट गोरिल्ला आंदोलन मैग्सेसे का विरोधी था। हुक्स गोरिल्ला आर्मी का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। जापानियों से लड़ने का मकसद था, जैसे हमने पहले बताया। लेकिन जब फिलीपींस आज़ाद हो गया, हुक्स आंदोलन अपनी ही सरकार के खिलाफ युद्ध में उतर गया। हुक्स मजदूरों और गरीब किसानों का गिरोह था और उनके विद्रोह के पीछे वाजिब वजहें भी थीं। मसलन फिलीपींस की सरकार अमेरिकी समर्थन से बनी थी। साल 1946 में फिलीपींस और अमेरिका के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसके चलते अमेरिकियों को फिलीपींस के संसाधनों पर अधिकार भी मिला। हुक्स इससे खासा नाराज था, इसलिए उस समूह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मैग्सेसे तब सरकार में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और मैग्सेसे अमेरिकी धड़े के समर्थक माने जाते थे। इसलिए सोवियत लीडरशिप वाले कम्युनिस्ट आंदोलन को रोकने के लिए उन्होंने हुक्स के खिलाफ फौज को उतारा। दोनों धड़े मजबूत थे। सरकार के पास फौज ही थी, लेकिन हुक्स विद्रोहियों की संख्या भी 20 से 25 हज़ार के आसपास थी। जैसे हमने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम से ये लोग लगे हुए थे इस काम में, संगठित थे ही और उनके पास हथियार भी थे। लिहाजा ये लड़ाई लगभग 1 दशक तक चली, लगभग गृहयुद्ध की तरह। शुरुआत में मामला ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन फिर साल 1950 में इस लड़ाई में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिसने लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी मिसालें कम ही देखने को मिली कि कहीं युद्ध चल रहा हो और उसमें CIA की एंट्री ना हो। तख्ता पलट के लिए अमेरिकी CIA जो तिकड़म लगाती थी, वही तरकीबें अपने समर्थकों को सत्ता में रखने के लिए भी अपनाती थी। ऐसा ही फिलीपींस में हुआ। साल 1950 में अमेरिकी एयरफोर्स का एक ऑफिसर फिलीपींस आया। नाम था एडवर्ड लैंसडेल। दुनिया के लिए लैंसडेल रमन मैग्सेसे के सलाहकार थे, लेकिन उनकी असली पहचान कुछ और ही थी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लैंसडेल सैन फ्रांसिस्को के एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे। उन्होंने नेस्ले, वेल्स फार्गो, लेवी स्ट्रॉस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़े ब्रांड्स के लिए एड्स बनाए थे, एड कैंपेन्स डिज़ाइन किए थे। यानी मार्केटिंग की उन्हें बहुत अच्छी समझ थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो फौज में भर्ती हुए। उन्होंने युद्ध लड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज यानी OSS ने भर्ती कर लिया।
ओएसएस दरअसल वही संस्था थी जो बाद में जाकर CIA बनी और CIA के एजेंट के तौर पर ही उन्हें फिलीपींस भेजा भी गया ताकि सोवियत यूनियन के बढ़ते कम्युनिस्ट प्रभाव को रोका जा सके, हुक्स को रोका जा सके। अपने मार्केटिंग के अनुभव के चलते लैंसडेल साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस में माहिर थे। प्रोपेगेंडा डिज़ाइन करने में उनका कोई जवाब नहीं था, लिहाजा फिलीपींस में उन्हें हुक्स आंदोलन को दबाने का ही जिम्मा दिया गया इस दूसरे तरीके से। अपनी किताब इन द मिड्स ऑफ वॉर्स एंड अमेरिकन्स मिशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में लैंसडेल लिखते हैं, मुझे साफ ऑर्डर मिले थे। अमेरिकी सरकार चाहती थी कि मैं कैसे भी हुक्स विद्रोहियों का खात्मा कर फिलीपींस में तख्ता पलट होने से रोकूं। विलियम ब्लम अपनी किताब किलिंग होप यूएस मिलिट्री एंड CIA इंटरवेंशंस सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखते हैं, लैंसडेल और उनकी टीम ने हुक्स आंदोलन से प्रभावित इलाकों का शोध किया। उनका खास इंटरेस्ट ये जानने में था कि फिलीपींस के आम लोग किन कहानियों में, किन अंधविश्वासों में भरोसा करते हैं। लैंसडेल की टीम को पता चला कि आम गरीब लोग शाप, बुरी बला जैसी चीज़ों पर भरोसा करते हैं। इसके बाद लैंसडेल ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था आई ऑफ गॉड। इस ऑपरेशन का आइडिया लैंसडेल को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक ऑपरेशन से ही मिला। होता यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के कुछ प्लेन जर्मन इलाकों के ऊपर उड़ाए जाते और फिर लाउड स्पीकर से कुछ खास जर्मन सैनिकों का नाम पुकारा जाता था। नाम लेकर उन्हें धमकी दी जाती थी कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें मार डाला जाएगा। लैंसडेल ने ऐसा ही एक तरीका फिलीपींस में भी आजमाया। हुक्स समर्थक इलाकों में छोटे विमान उड़ाए गए जिनसे लाउड स्पीकर पर स्थानीय भाषा में कई ब्रॉडकास्ट किए जाते। एक मिसाल हम यहाँ दे रहे हैं, प्लेन से ऐसी भी आवाज़ आती कि जिसने हुक्स की मदद की उसे मिलेगा श्राप। विलियम ब्लम की किताब के अनुसार यह तरीका काफ़ी सफल रहा और कई हुक्स लड़ाके आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए। इस सफलता से उत्साहित होकर लैंसडेल ने एक और तरीका अपनाया। वो लोग हुक्स विद्रोहियों का समर्थन करने वाले लोगों की निशानदेही कर उनके घर के आगे एक आंख का निशान बना देते। इस सिंबल को अशुभ समझा जाता और इसके डर के मारे कई लोग हुक्स विद्रोहियों की मदद से पीछे हट जाते। लैंसडेल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तरीके आजमाकर हुक्स विद्रोहियों को लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन उसने अभी भी अपना सबसे मारक अस्त्र नहीं आजमाया था। लैंसडेल को अपनी रिसर्च में पता चला कि फिलीपींस के लोग सबसे ज़्यादा आसवांग से डरते हैं। वैम्पायर जैसा एक जीव है ये जो लोगों का खून पीता है, मिथकीय है और रूप भी बदल सकता है। लोगों की मान्यता थी फिलीपींस में कि जिस इलाके में आसवांग का हमला हुआ वो गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। लैंसडेल ने इस अंधविश्वास को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जिस इलाके में हुक्स विद्रोहियों का गुट जमा होता, CIA के लोग पहले से आसपास के गांवों में अफवाह फैला देते कि इलाके में आसवांग घूम रहा है। जल्द ही अफवाह हुक्स विद्रोहियों के पास भी पहुंचती और इसके बाद CIA का असली एक्शन शुरू होता। लैंसडेल अपनी किताब में बताते हैं, जिस रास्ते से विद्रोही आते जाते उसकी निशानदेही कर हम अपने आदमी पहले ही वहां बिठा देते। इसके बाद जैसे ही उनका गुट इस इलाके से गुजरता, मौका देखकर रात में हम उनमें से किसी एक को अगवा कर लेते और फिर उसके गले में 2 छेद कर उसे उल्टा पेड़ से लटका देते। बाकी गुट जब इसको खोजता तो उन्हें पक्का भरोसा हो जाता कि यह आसवांग का ही काम है। आसवांग का डर ऐसा था कि अगले ही रोज वो लोग उस इलाके को छोड़ दिया करते। लैंसडेल के अनुसार इन तरीकों से हुक्स विद्रोही लगातार कमजोर होते चले गए और जल्दी फौज ने हुक्स आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि असल में इस तरीके का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। आसवांग प्रोजेक्ट नाम से वेबसाइट चलाने वाले फिल्म मेकर जॉर्डन क्लार्क के अनुसार फिलीपींस के लोग आसवांग पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि आसवांग खून पीता है। लोग मानते हैं कि वो गर्भवती महिला का शिकार करके उनके अजन्मे बच्चे को खा जाता है। क्लार्क के अनुसार लैंसडेल की तरकीब का असर सिर्फ 100-200 हुक्स विद्रोहियों पर हुआ होगा। उनकी असली हार की वजह ये बताते हैं, जो दूसरा मत है, कि फिलीपींस सरकार को लगातार अमेरिकी मदद मिल रही थी लॉजिस्टिक्स में और साल 1954 में हुक्स विद्रोहियों के नेता ने सरेंडर भी किया। CIA के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कितना असर हुआ ये पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात सच है कि फिलीपींस में आज भी लोग आसवांग पर विश्वास करते हैं और कई बार इसके चलते विच हंटिंग जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। अगर किसी महिला पर शक हो जाए कि वो आसवांग को बुलाने के लिए तंत्र मंत्र करती है तो लोग उसे मार डालते हैं। अंधविश्वास के ऐसे मामले पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान होता हो ऐसा अब कुछ कम देखने को मिलता है। बहरहाल ये तारीख का आज का एपिसोड था जिसे हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। कमल ने लिखा और जीत ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।